हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल में। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक विशेष जानकारी के साथ। तो दोस्तों, अभी मैं आपके नाम की श्रृंखला चला रही हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा विषय से हट के वीडियो लेकर आई हूँ। और ये आप लोगों के लिए जानना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना आपको अपने राशि के बारे में जानना। तो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं अनुपमा आप लोगों के सामने अपने देश के सनातन धर्म के बारे में, अपने देश के वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बड़ी बातें आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ, जो अद्भुत है, अनमोल है और मानव जाति के कल्याण के लिए है। कुछ लोगों के द्वारा हमारे देश के धर्म संस्कृति को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, और उसी को मैं आप लोगों के सामने लेकर आती हूँ, ये बताने के लिए कि हमारा जो देश है वो अपने आप में एक अनमोल है। इसे विश्व गुरु ऐसे ही नहीं कहा जाता है। ये छोटी से छोटी जो रिचुअल आप करते हो, जो छोटी से छोटी पूजा पाठ करते हो, वो कहीं ना कहीं मानव जाति के कल्याण के लिए ही बनाया हुआ है उन ऋषि मुनियों के द्वारा। तो दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है खर मास। खर मास आप हर साल मनाते हो, और खर साल के बारे में आप लोगों को कुछ बातें पता भी होंगी। लेकिन आज मैं आपको कुछ डिटेल जानकारी देने वाली हूँ खर मास के बारे में। और आपको मैं बताने वाली हूँ कि ये खर मास क्यों क्रिएट हो जाता है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुंडली बना रखा है और खर मास के बारे में बात करने जा रही हूँ। तो दोस्तों देखिए, आप जब किसी पंडित जी के पास जाते हो और कहते हो मुझे बच्चे की मुंडन कराना है, आप कहते हो इंगेजमेंट कराना है, आप कहते हो कि शादी करानी है, तो पंडित जी क्या देखते हैं? पंडित जी यही देखते हैं कि वो सूर्य और गुरु जो है ये कहाँ जा रहे हैं, किस राशि में बैठ रहे हैं, क्या ये शुभ अवस्था में है कि नहीं है। ये तमाम चीजें जब देखते हैं पंडित जी, तब आपको बताते हैं कि आप इस समय में शादी कीजिए अपने बच्चे का, ये समय बड़ा शुभ है। तो ये सारी बातें जानने के लिए आपको पंडित जी के पास जाना पड़ता है, क्योंकि पंडित जी ने उस विषय में विशेष जानकारी हासिल कर रखा है। लेकिन आम लोगों को बहुत सारी बातें पता नहीं होता है, और आप सभी को एजुकेट करने के लिए, ये सारी बातें बताने के लिए मैं आती हूँ आप लोगों के सामने। तो ये खर मास बन जाता है कैसे? क्योंकि ये जो सूर्य महाराज है ये निकल कर वृश्चिक राशि से और धनु राशि में चले जाते हैं। जब वो अपने गुरु की राशि में होते हैं, यानी कि धनु राशि और मीन राशि, तब होता है खर मास। और इसे दुष्ट मास भी कहा जाता है, बहुत सारे लोग इसे दुष्ट मास भी कहते हैं। और ये खर मास जो है, सूर्य महाराज जो है राजा है, और गुरु जो है वो सभी के ज्ञान के कारक होते हैं, शुभता के कारक हैं। आपको शादी ब्याह का डेट अगर आप निकलवाने जाते हो तो उसमें गुरु को देखा जाता है कि गुरु किस अवस्था में है। अगर गुरु अस्त है, गुरु पीड़ित है, उस गोचर के दौरान आपको शादी ब्याह करने के लिए, शुभ काम करने के लिए मना किया जाएगा। तो दोस्तों, जब राजा अपने देश से कहीं चला जाए, या राजा बीमार हो जाए, या राजा एकांतवास में चला जाए, तो वहां के प्रजा क्या करती है? वहां के प्रजा क्या करती है? वो दुखी हो जाती है अपने राजा के लिए। और ये जो अवस्था होता है खर मास का, ये होता है वही वाली अवस्था जो मैंने आप लोगों को समझाया। हमारे राजा जो सूर्य महाराज है, वो अपने गुरु के घर में यानी धनु राशि में आते हैं, और धनु राशि में आकर वो अपने गुरु के सेवा में लग जाते हैं। और 1 महीने तक वो गुरु की सेवा में ही रहते हैं। और ये 1 महीना का ये जो काल होता है, यहाँ से लेकर और मकर राशि तक, इसीलिए मकर संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य महाराज मकर में आते हैं तो उस दिन मकर संक्रांति होता है। अपने गुरु के सेवा करने के बाद जब वो वापस आते हैं, तब संक्रांति मनाया जाता है। लोग स्नान करते हैं, लोग उस दिन पूजा पाठ दान करते हैं, क्योंकि सूर्य महाराज अच्छी अवस्था में आ जाते हैं। और इन गुरु के राशियों में आने के बाद
अब उसके बाद वो अपने बेटे की राशि में आ जाते हैं। यहाँ भी वो शांत रहते हैं। उनका जो प्रकाश है वो धीमा पड़ जाता है। वहीं सूर्य महाराज के साथ युक्ति करने से जो गुरु हैं वो भी उग्र हो जाते हैं। वो अपने स्वभाव के अनुसार नहीं रहते। अब गुरु जब नाराज हो जाते हैं तो समझ जाइए कि पूरा ब्रह्मांड की क्या अवस्था होती है। अब यहाँ गुरु नाराज नहीं होते हैं। गुरु सूर्य महाराज के साथ आने से उनकी जो तेज है उसमें अधिकता हो जाती है। आपके शरीर में अगर अग्नि तत्व की मात्रा ज्यादा है तो आपको गुस्सा ज्यादा आता है। आप जानते हैं कि मेष राशि वाले, सिंह राशि वाले जो लोग होते हैं वो थोड़े गुस्सैले होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में अग्नि तत्व की अधिकता होती है। इसी प्रकार जब सूर्य महाराज यहाँ से आते हैं धनु राशि में, यानी गुरु की राशि में आ जाते हैं, तो जो गुरुदेव है वो उग्र हो जाते हैं। और उस समय में क्या होता है कि जो आम जनता है वो शांत हो जाती है। सारा पूजा पाठ, सारा कुछ, पूजा पाठ तो किया जाता है लेकिन शुभ काम जैसे शादी ब्याह और कोई भी ऐसा काम जो हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए करना होता है वो हम नहीं करते हैं। लोग नया वस्त्र तक नहीं पहनते, नई गाड़ी नहीं खरीदते, नया घर नहीं खरीदते, गृह प्रवेश नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, क्योंकि ये जो दोनों ग्रह हैं, सूर्य और गुरु, ये दोनों अपने अलग ही अवस्था में रहते हैं। अब गुरु भी, उनके जो शिष्य इतने तेजवान, इतने प्रकाशवान है, जो उनके घर आते हैं उनकी सेवा में लग जाते हैं और अपनी ऊर्जा को समाप्त करके शांत हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि जब राजा महाराजा अपने गुरु के पास जाते हैं तो अपने मुकुट को साइड में रख देते हैं, अपने गुरु के चरणों को छूते हैं और उनके चरणों में बैठ जाते हैं, क्योंकि राजा से भी बड़ा गुरु होते हैं। तो सूर्य महाराज जब जाते हैं गुरु की राशि में तो अपने सारे तेज मान सम्मान सबको साइड करके और उनकी सेवा में और ध्यान समाधि में लग जाते हैं। और उसके बाद गुरु भी उग्र हो जाते हैं उनके प्रभाव से। और इसके वजह से 1 महीना तक, जब तक कि सूर्य महाराज मकर राशि में नहीं आ जाते, ये प्रभाव बना रहता है। और आम जनता जो है वो शांत होकर उनके सूर्य महाराज के वापस आने का इंतजार करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सूर्य महाराज जब जाते हैं तो अपने साथ कुछ चीजों को लेकर जाते हैं और अपने रथ के साथ वो लेकर जाते हैं। अंशु और भग नाम के आदित्य को लेकर जाते हैं। 2 आदित्य को लेकर जाते हैं जिनका नाम है अंशु और भग। उसके अलावा कश्यप और कत्रु नाम के 2 ऋषि को लेकर जाते हैं। और महापद और करकोटक नाम के नाग को, 2 नाग को लेकर जाते हैं। और सहा तथा असहा नाम की 2 सहा तथा असहा नाम के यक्ष को लेकर जाते हैं। और चित्रांगदा और अरणायु नाम के गंधर्व को लेकर जाते हैं। सूर्य के इस अवस्था में जब वो ये सारी चीजों को लेकर जाते हैं अपने गुरु के घर में, तो उनके साथ तक्ष तथा अरिष्ट नेमि नाम के 2 यक्ष होते हैं। आप तथा वात नाम के 2 राक्षस होते हैं। और इस तरह से सूर्य महाराज अपने गुरु के घर में 2-2 चीजों को ले, 2-2 इन लोगों को लेकर अपने साथ जाते हैं। और इस बार दोस्तों शुरू हो रहा है ये जो खर मास, वो 16 दिसंबर को शुरू हो रहा है और 14 जनवरी तक चलेगा। तो दोस्तों, ये था खर मास के बारे में एक छोटी सी जानकारी। आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिए। इसी तरह से हम भारत के संस्कृति के बारे में, भारत के 30 त्योहार, नियमों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः।